नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। देश भर में आज वीर बाल दिवस के मौके पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया और साहबजादों की शहादत को याद किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर क्या कहीं बड़ी बातें, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। दिखाएंगे खबर भारतीय नौसेना में कमीशन किए गए INS इम्फाल की क्या है खासियत। होगी बात राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले हो रही राजनीतिक और सियासी बातों की भी। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के बलिदान को किया याद। बताया भारतीयता की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का है प्रतीक दिन। कहा आज पूरी दुनिया भारत को मान रही अवसरों की भूमि। वीर बाल दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह समेत दूसरे मंत्रियों ने गुरुद्वारों में मत्था टेक कर लिया आशीर्वाद। कहा युगों युगों तक प्रेरणा देते रहेंगे धर्म और सत्य के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान। नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ समंदर का नया सिकंदर विध्वंसक युद्धपोत इम्फाल। 75% स्वदेशी सामग्री से निर्मित है युद्धपोत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नौसेना प्रमुख ने बताया बड़ी उपलब्धि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हो रहे हमले को बताया बेहद गंभीर। कहा नौसेना ने बढ़ाई निगरानी, दोषियों को पाताल से निकालकर दी जाएगी सजा। हिंदू धर्म को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर भाजपा का जोरदार पलटवार। कहा तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले इंडी गठबंधन के नेता क्या जानेंगे धर्म और संस्कार की बातें। भाजपा ने कहा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर भी विपक्ष कर रहा है राजनीति। सीपीएम ने समारोह में न जाने का किया फैसला। भाजपा ने बताया भगवान राम का अपमान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु के थुथुकुडी जिला प्रशासन के साथ की समीक्षा बैठक। राहत कार्यों में केंद्र की तरफ से हर संभव सहायता का दिया भरोसा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज आज से शुरू। लड़खड़ाई शुरुआत में भारतीय बल्लेबाजी। सीधे आपको इस वक्त रूस की राजधानी मॉस्को ले चलते हैं, जहां पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे हुए भारतीय समुदाय को वो संबोधित कर रहे थे और ये सीधी तस्वीरें हम आप तक लेकर आए थे। और एक तरीके से विदेश मंत्री हैं उनका ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम रूस के लिहाज से देखा जाए, भारत और रूस के संबंधों के लिहाज से इस पूरे यात्रा से जुड़े तमाम अहम पहलुओं को लेकर भी हम आप तक लाते रहेंगे। आगे आपको हम रुख कराते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर बात की है। दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। दोनों नेताओं ने भारत और सऊदी अरब के बीच भविष्य की रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की है। बातचीत के दौरान पश्चिम एशिया के हालात पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया। दोनों नेताओं ने आतंकवाद, हिंसा और आम नागरिकों की मौत को लेकर चिंताएं साझा की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। वीर बाल दिवस के मौके पर दिल्ली के भारत मंडपम में हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी ने साहबजादों की शहादत को याद किया और देश की भव्य विरासत पर हमेशा गर्व करने की बात कही। पीएम मोदी ने देश के लिए बलिदान देने वालों के विचारों से प्रेरित होकर
मौजूदा सरकार के द्वारा किए जा रहे कामों को गिनाया और कहा कि आज सरकार युवाओं और बच्चों के लिए तमाम काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सबका साथ, युवाओं का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी आओ महसूस करिए पोदियां ਉਹਨਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਲਾਲ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। माता गुजरी गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चारों साहिबजादों की वीरता और आदर्श आज भी हर भारतीय को ताकत देते हैं। इसलिए वीर बाल दिवस उन सच्चे वीरों के अप्रतिम शौर्य और उनको जन्म देने वाली माता के प्रति राष्ट्र की सच्ची श्रद्धांजलि है। घटना 18वीं सदी यानी 1703 ईस्वी की है। साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह की उम्र करीब 9 वर्ष और बाबा फतेह सिंह की उम्र करीब 6 वर्ष। दशम गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को सरहिंद के तत्कालीन सूबेदार वजीर खान ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। कसूर सिर्फ इतना ही था कि मासूम बालकों ने अदम्य साहस, अद्वितीय वीरता और दृढ़ता का परिचय देते हुए इस्लाम कबूलने से इनकार कर दिया था। ये उस महान विरासत का पर्व है जहां गुरु कहते थे, सुरा सो पहचानिए जो लड़ाई दिन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू ना छाड़े खेत। नई दिल्ली में प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय चरित्र में स्वाभिमान का भाव हमेशा से रहा है। अन्याय और अत्याचार के काल में लोग कभी नहीं झुके। जब जब जरूरत पड़ी, देश की मिट्टी के लिए लोगों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। प्रधानमंत्री ने देश की महान विरासत से सीखकर एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए विशेष तौर पर युवाओं का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में स्वर्णिम भविष्य लिखने के लिए सभी फैक्टर एक साथ आ जुड़े हैं। भारत का युवा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी समाज में पैदा हुआ हो, उसके सपने असीम है। इन सपनों को पूरा करने के लिए सरकार के पास स्पष्ट रोड मैप है, स्पष्ट विजन है, स्पष्ट नीति है, नियत में कोई खोट नहीं है। गुलामी की मानसिकता से आगे आकर देश के गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेने के लिए प्रधानमंत्री ने सभी से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश के बनते और बढ़ते सामर्थ्य के सामने अब असंभव कुछ भी नहीं है। मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। के मौके पर देश भर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री आज गुरुद्वारों में मत्था टेकने पहुंचे तो तमाम केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सांसदों ने भी साहबजादों के बलिदान को याद किया। पश्चिम बंगाल दौरे पर मौजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कोलकाता स्थित गुरुद्वारा श्री बड़ी संगत साहिब में पहुंचे और उन्होंने वहां पर मत्था टेका। ये नमन है वीर बालकों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को, जिन्होंने भारतीय संस्कृति पर प्रहार के खिलाफ अदम्य साहस का परिचय देते हुए हंसते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। देश श्री गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की शहादत की याद में
वीर बाल दिवस मना रहा है, जिन्हें देश भर में श्रद्धा के साथ याद किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता स्थित गुरुद्वारा श्री बड़ी संगत साहिब में मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। इस ऐतिहासिक गुरुद्वारा को गुरु नानक देव जी व गुरु तेग बहादुर जी के संगत का आशीष प्राप्त है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वीर बाल दिवस के अवसर पर दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में मत्था टेका। उन्होंने कहा कि मैं उन बालकों को नमन करता हूं जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया। तो वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वीर बाल दिवस के अवसर पर बंगला साहिब गुरुद्वारे में सेवा की। उन्होंने कहा कि युवा उनके बलिदानों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और विकसित भारत बनाने में योगदान दे सकते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वीर बाल दिवस के अवसर पर पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका। तो वहीं केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के गुरुद्वारा साहिब अमीरपेट में वीर बाल दिवस रैली में भाग लिया। ये तो बच्चे थे जिन्होंने बहुत ही गर्व से अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए कुर्बानी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच कि साहसी वीर बालकों के लिए और विशेष तौर पर साहबजादों की शहादत को देश और दुनिया नमन कर रही है। मुगलों ने जो आक्रमण करके जो भारत को इस्लामिक देश बनाने के लिए जो प्रयास किया है, इसके खिलाफ जो संघर्ष करके शहीद हो गए, इस बारे में सबको बताने के लिए भारत सरकार के द्वारा अलग अलग समाजों के संस्थाओं के द्वारा प्रयास करे। वीर बाल दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के गुरुद्वारे में पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वागत किया और मत्था टेका। श्री गंगानगर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीर बाल दिवस के अवसर पर करणपुर गुरुद्वारा में मत्था टेका। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीर बाल दिवस के अवसर पर कुरुक्षेत्र स्थित गुरुद्वारे का दौरा किया और प्रार्थना की। हम सब के लिए प्रश्न वही है, क्या सिख गुरुओं का बलिदान क्या व्यक्तिगत के लिए था, परिवार के लिए था? नहीं, इस देश के लिए था, इस धर्म के लिए था। गौरतलब है कि 1703 ईस्वी में साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह सरहिंद के तत्कालीन सूबेदार वजीर खान ने इस्लाम कबूलने से इनकार करने पर जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वीर बाल दिवस अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाने लगा है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई और ग्रीस में भी वीर बाल दिवस से जुड़े तमाम प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत सरकार द्वारा वीर बाल दिवस मनाए जाने पर विभिन्न देशों के सिख समुदाय में उत्साह का माहौल है। सिख समुदाय के लोगों ने इस दिन को याद रखने और साहिबजादों का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। मोदी जी ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਐਸਲ ਖਿਮਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ। ਆਪ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਐਸਲ ਖਿਮਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, जिन्हों को सिक्खी इतिहास बारे नहीं पता है, उन्होंने भी पता चलेगा। तो अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण मौका, लेकिन किस प्रकार से तमाम बीते कुछ वर्षों में प्रयास किए गए हैं सिख समुदाय को लेकर मोदी सरकार के माध्यम से, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से कुछ तथ्यों से रूबरू कराते हैं। सिख समुदाय के लिए मोदी सरकार की प्रमुख पहल की अगर बात की जाए तो श्री दरबार साहिब के लिए FCRA पंजीकरण की अनुमति दी गई। तमाम जो डोनेशंस आता था वो सही से आ सके, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ये व्यवस्था की गई। लंगर जो सिख समुदाय के माध्यम से गुरुद्वारों के माध्यम से लाया जाता था उसके लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम जो चीज़ें थी उस पर से GST को हटाने की पहल भी सरकार के द्वारा की गई। मोदी सरकार ने इस पहल को किया। इसके अलावा 2019
2019 में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी करने के लिए पहुंचे थे और ये एक तरीके से पाकिस्तान तक रास्ता जाता है। इसके लिहाज से भारत ने पाकिस्तान से भी एक तरीके से बात की और उस तरीके से काम किया। 2021 में जलियांवाला बाग के नए स्मारक का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री के माध्यम से किया गया। ये हाल फिलहाल के वर्षों में किए गए तमाम वो प्रयास हैं। जम्मू कश्मीर में सिख धर्म से जुड़े लोगों के अधिकार सुरक्षित हो सके, इस बात की व्यवस्था भी मोदी सरकार ने नए प्रावधानों के तहत वहां पे की है। अनंतपुर साहिब हो, फतेहगढ़ साहिब हो, चमकौर साहिब में विरासत सर्किट को मंजूरी का व्यवस्था भी मोदी सरकार के माध्यम से की गई। इसी तरीके से फिरोजपुर, अमृतसर, खटकर कला, इसके अलावा कलानौर, पटियाला विरासत सर्किट को भी मंजूरी देकर यहाँ पर इन तमाम जगहों को चमकाने का काम किया गया है। कोशिश की है श्रद्धालुओं को यहाँ पर दिक्कत ना होने पाए। सिख युवाओं को सशक्तिकरण करने की बात हो, चाहे स्कॉलरशिप के माध्यम से या फिर रोजगार के मौके देने हो, लाखों युवाओं को इसका फायदा मिलता हुआ साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती को खास तौर से मनाया गया। सुल्तानपुर लोधी सहित 12 स्थानों पर मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें तमाम प्रकार की विरासत को सहेज कर दिखाने का कोशिश की गई थी। अमृतसर और नांदेड़ के बीच में विशेष विमान के माध्यम से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया। ये कोशिश इस प्रकार से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी को बढ़ाने की है। अफगान सिखों के लिए भी मददगार बनी है मोदी सरकार, क्योंकि जब अफगानिस्तान में स्थिति आई थी, वहां पर किस प्रकार से दिक्कतें पैदा हुई थी, तब उस वक्त भी मोदी सरकार ने वहां से तमाम लोगों को सुरक्षित निकाला था। सिख समुदाय के लोगों को ऑपरेशन शक्ति के माध्यम से, ये हम सब ने देखा था। इसी तरीके से गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो स्वरूप वहां पे मौजूद थे, उनको भी ससम्मान हिंदुस्तान वापस लाकर एक तरीके से मोदी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया था। उस मुश्किल वक्त में भी इस काम को किया था। सीए के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे जो पड़ोसी मुल्क है, वहां पे रह रहे जो सिख समुदाय के लोग हैं या अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनको भारत में शरण मिल सके, नागरिकता मिल सके, इस प्रकार के प्रावधानों को लेकर भी एक संवेदनशील रवैया अपनाने का प्रयास किया गया है। 1984 के दंगों को लेकर दोबारा से जांच और एसआईटी का गठन, ये 2015 की बात है, वो किया गया था। उसके आधार पर जो तथ्य निकल के आया था, जो तमाम हजारों पीड़ित परिवार थे, उनको अतिरिक्त मुआवजा देने का फैसला भी मोदी सरकार ने किया था। ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे मरहम लगाने की कोशिश की गई थी। पाकिस्तान में सिखों की सुरक्षा को लेकर भी लगातार प्रयास मोदी सरकार करती है और वहां पर सिख समुदाय की जो विरासत है, उसको भी सहेजने के लगातार प्रयास किए जाते हैं। तो ये कोशिशें हैं उनकी, चाहे सुरक्षा को लेकर हो, किस प्रकार से तमाम कोशिशें लगातार की जा रही हैं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के माध्यम से, कैसे इस दिशा में लगातार काम किया जाए। और इस विषय पे हम चर्चा भी करेंगे और इसी से जुड़ा हुआ हमारा विशेष भी है, विरासत के प्रति बदला दुनिया का नजरिया। ये अपने आप में दिखाता है कि किस प्रकार से बेहद महत्वपूर्ण ये कोशिशें की गई हैं, प्रयास किया गया है कि विरासत के प्रति बदला दुनिया का नजरिया, और इस नजरिए के माध्यम से कैसे देश में बदलाव आ रहा है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं, उनका आपसे परिचय कराते हैं। मेरे साथ इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं, जो कि चेयरमैन हैं भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के, हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। लालपुरा जी, सबसे पहले आपसे समझना हम यही चाहेंगे, क्योंकि आज के दिन के लिहाज से देखा जाए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो साफ तौर से कहा कि भारतीयता को किस प्रकार से, या भारत की रक्षा को लेकर, धर्म की रक्षा को लेकर किस प्रकार से हमें देश के लिए खड़े रहना है, उसके लिहाज से आज का जो दिन है वो एक प्रतीक के तौर पर है, याद रखने के तौर पर है। किस तरह से आप देखते हैं इसको? प्रधानमंत्री जी भारत का जो पुरातन इतिहास है उसको फिर लोगों के सामने मजबूती से रख रहे हैं। आज भी वहाँ पूरे देश की जो कलाएं थी उनका भी प्रदर्शन हुआ गतका के साथ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी विरासत जो हमें पढ़ाई जाती है, जो हमें दिखाई जाती है, थी वो हमारी विरासत नहीं थी। आज साहिबजादों की कुर्बानी, साहिबजादों के धर्म के लिए अड़िग रहना, अपना जीवन निछावर करना, ऐसी कुर्बानी 7 साल और 9 साल के बच्चों ने कभी इतिहास में कही नहीं है। इसको भी एक वीर बाल दिवस के रूप में मना करके पिछले 2 साल से केवल भारत में नहीं, भारत के हर कोने में और दुनिया भर में इसका प्रचार हो रहा है, इसके बारे में लोगों को वाकफियत दी जा रही है। ऐसा काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं जिससे लोगों को भारत का असली इतिहास और असली विरासत जो है उनके सामने आए और बच्चे भी जो गौरव महसूस करें।
जी सर, प्रधानमंत्री जी ने आज इस बात का जिक्र किया, क्योंकि आप विरासत की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब हम खुद अपनी विरासत पर गर्व करते हैं, सम्मान करते हैं, तो दुनिया का नजरिया भी हमारे प्रति और हमारे इस विरासत के प्रति बदलता है। और उन्होंने उदाहरण के तौर से इस बात को समझाया। आपको लगता है कि बीते कुछ वर्षों में जिस प्रकार से अपनी विरासत पे गर्व करने के तमाम अवसर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं दुनिया का नजरिया भारत के प्रति बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है? भारत में मैं तो सिख धर्म की बात कर रहा हूं जी। सिख धर्म को हमने पंजाब के बाहर नहीं निकाला था सिखों ने, लेकिन सिख धर्म भारत के हर कोने में पहुंचे। गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के लिए 18 लाख बच्चों ने ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लिया। उसके अलावा गुरु गोबिंद सिंह साहब का 350 साल प्रकाश पर्व मनाया गया। गुरु नानक देव साहब का 550 साल प्रकाश पर्व मनाया गया। और इसके बाद ये केवल भारत में नहीं, सारी एम्बेसीज में, वर्ल्ड में, इंडियन एम्बेसीज में ये प्रचार हो रहा है। देश का कोई ऐसा कोना नहीं जिस कोने में सिखी का प्रचार, सिख का इतिहास, सिख का फलसफा, मोदी साहब एक युग पुरुष है जो लेके गए हैं। कोई ऐसी जगह उन्होंने नहीं छोड़ी जिसके आप लोगों को सोचना पड़े कि ये सिख कौन है। इतनी बड़ी सेवा सिख कौम की और भारत की मोदी साहब ने की है अभी तक। जी, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएई समेत ग्रीस और तमाम अन्य देशों में भी वीर बाल दिवस जैसे आज कार्यक्रम को आयोजित किया गया। और वहाँ पे रह रहे जो सिख समुदाय है उसने मोदी सरकार के प्रति अपना धन्यवाद दिया कि आपने इस प्रकार की एक नई परिपाटी की शुरुआत की है, उस महान बलिदान को देश के सामने फिर से रखने का काम किया है। ऐसी तमाम जो लोगों की बातें वो भी हमने सुनाई। आपको लगता है कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी जो रह रहे सिख समुदाय के लोग हैं उनमें भी इस बात का उत्साह है कि हमारे समृद्ध विरासत और इतिहास को सही तरीके से दुनिया के सामने अब रखने का एक बार फिर से अच्छा मौका दिखाई पड़ रहा है? मैंने कहा पिछले महाराजा रणजीत सिंह के बाद शायद उस समय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ऐसे प्रचार प्रसार के साधन नहीं थे। शायद उनके बाद एक ऐसे भारत के महान सपूत हुए हैं जिन्होंने सिख विरसे को सिखों तक ही नहीं गैर सिखों तक भी बचाया है। और दुनिया भर में सिख धर्म के लोग अब जैसे हमारे सिखों पे हमले होते थे उनको पहचान नहीं थी, मोदी साहब ने अपने पिछले 10 साल के समय में पहचान दी है सिखों को, अंतर्राष्ट्रीय पहचान सिखों की आगे लेके गए हैं। इसके लिए हर सिख जहां भी बैठा है वो मोदी साहब का धन्यवाद करता है, उनको थैंक्स भेजता है। जी, और बीते वर्षों में किस प्रकार से कई प्रयास किए गए इसका भी जिक्र अभी मैंने किया। आप किस तरीके से बीते कुछ वर्षों में किए गए उन तमाम प्रयासों को देखते हैं, खासतौर से अगर हम करतारपुर कॉरिडोर जैसे इस पवित्र पूरे रास्ते की बात करें, उस जगह की बात करें जो अपने आप में सिख समुदाय के लोगों के लिए अपने आप में बहुत बड़ा आस्था का विषय है, वो 2019 में पूरा होना ये भी दिखाता है कि मोदी सरकार की प्रतिबद्धता थी, क्योंकि उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। उसके बावजूद भी वो जमीनी हकीकत पूरी हुई है। ये बॉर्डर पे वो जगह है जहाँ गुरु नानक देव साहब इस संसार से अकाल चलाना करके गए थे। गुरु नानक साहब जौहर पीर जगत गुरु बाबा के नाम से इतिहास में अंकित हैं, दर्ज हैं। तो उनकी वो जगह हर श्रद्धालु के लिए खुले, और वो इतने कम समय में ये असंभव सी बात थी जिसको मोदी साहब ने करोड़ों सिख हर रोज अरदास करते थे कि उन गुरुधामों के दर्शन हमें करवाए जाएं जो हमसे छूट गए हैं, हमसे बिछड़ गए हैं। तो गुरु साहब की अरदास सिखों की मोदी साहब के द्वारा गुरु नानक ने पूरी करवाई है। इसलिए सिख समाज मोदी साहब को धन्यवाद देता है। जी, आज जब हम इस विषय पे बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि अफगानिस्तान में जब एक प्रकार से स्थितियां बड़ा विपरीत हो गई थी, तब किस प्रकार से सिख समुदाय के सैकड़ों लोगों को सुरक्षित हिंदुस्तान वापस लाना हो, या फिर गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र प्रतीकों को ससम्मान वापस लाने का ये काम, ये भी दिखाता है कि कितना ज़्यादा सम्मान पूरी सिख समुदाय के लिए, उनके प्रतीकों के लिए, उनके इस धर्म को लेकर। ये बात बिल्कुल सच कह रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार जहाज भेजने पड़े। कोई भी प्रतीक गुरु ग्रंथ साहब की वहां
इस ढंग से ना रह जाए जिसका सम्मान ना हो, एक भी सिख असुरक्षित महसूस ना हो, और जो सिख भारत में आ गए हैं अफगानिस्तान से उनको नागरिकता भी मिले, उनको पूरा प्रबंध हो। ऐसा भी हमारी भारत सरकार ने, मोदी जी ने किया है, और मोदी जी ने पर्सनल इंटरेस्ट लेके किया है। जिस काम को उन्होंने शुरू किया उसके ऊपर नजर भी रखी और देखा कि सभी लोग सुरक्षित आ जाएं, श्री गुरु ग्रंथ साहब का मान सम्मान भी बना रहे। तो ऐसा सेवा का काम मोदी साहब जब भी समय मिलता है सिखों के लिए करते। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल सिंह लालपुरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर हमें और हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का आरसी एंड सन्स वाला कालांतर। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना। बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरे तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। आज का दिन भारतीय रक्षा तैयारियों के लिहाज से खास रहा। नौसेना के बेड़े में आज INS इम्फाल युद्धपोत औपचारिक रूप से शामिल हो गया। सुपरसोनिक मिसाइल से लैस इस युद्धपोत की कमीशनिंग सेरेमनी के मौके पर रक्षा मंत्री ने इसे मेक इन इंडिया की एक बड़ी पहल करार दिया तो भारतीयों की बढ़ती सामरिक क्षमताओं को भी सिलसिलेवार तरीके से गिनाया। INS इम्फाल 75% स्वदेशी सामग्री से निर्मित मेक इन इंडिया की नायाब उदाहरण है। जलमेव यस्य बलमेव तस्य। What better proof of power at sea than the destroyer Imphal? मंगलवार को INS इम्फाल युद्धपोत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक इम्फाल के नौसेना में शामिल होने के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। नौसेना में 4 विशाखापत्तनम श्रेणी के
विध्वंसक युद्धपोतों के शामिल होने की कड़ी में इम्फाल तीसरा युद्धपोत है जो मंगलवार को नौसेना में औपचारिक रूप से अपनी सेवाएं देने के लिए शामिल हो गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि INS इम्फाल का भारतीय नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को दिखाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति MDL एवं नेवी की कमिटमेंट और इसके निर्माण में शामिल सभी स्टेक होल्डर्स की कठिन मेहनत, लगन और समर्पण को भी दर्शाता है। INS इम्फाल की कमीशनिंग भारत की नौसैनिक शक्ति को और मजबूती प्रदान करेगा। INS इम्फाल स्वदेशी रूप से भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई ने किया है। खास बात यह है कि इम्फाल विध्वंसक पहला युद्धपोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के एक शहर के नाम पर रखा गया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और समृद्धि के लिए क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करता है। इम्फाल को इस साल 20 अक्टूबर को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था। इम्फाल पोत ने इस साल नवंबर में विस्तारित रेंज वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कमीशनिंग के बाद INS इम्फाल पश्चिमी नौसेना कमान में शामिल हो जाएगा। नौसैनिक बेड़े में शामिल होने वाला इम्फाल एक अत्याधुनिक युद्धपोत है। 163 मीटर लंबाई, 7400 टन वजन और 75% स्वदेशी सामग्री के साथ इम्फाल को भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक माना जा सकता है। ये आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता का प्रमाण है। इस अवसर पर लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ऐसी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के प्रति वचनबद्ध है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। वहीं नौसेना प्रमुख ने कहा कि ये युद्धपोत न सिर्फ हमारी सामरिक क्षमताओं को बढ़ाएगा बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को मजबूत करेगा। Imphal is the third in the project 15 Bravo class of guided missile stealth destroyers, and as is the case with her predecessors, she has been fully conceptualized, designed and constructed indigenously. Thus, she has the distinction of being a shining symbol of Bharatiya Nausena's unflinching commitment to the vision of Atmanirbharta. भारत एक ओर जहां अपनी क्षमताओं के आधार पर देश की रक्षा क्षमताओं को विस्तार दे रहा है, तो वहीं दुनिया में मुक्त, खुला और समावेशी नौवहन हो सके, इसको सुनिश्चित करने के लिए भी लगातार अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इस महत्वपूर्ण खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए खास मेहमान भी मेरे साथ मौजूद हैं। वाइस एडमिरल रिटायर्ड शेखर सिन्हा जी, जो कि फॉर्मर चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल सर सबसे पहले यही, कितना महत्वपूर्ण दिन है आज भारतीय नौसेना के लिहाज से INS इम्फाल का कमीशनिंग? नरेंद्र जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नए वर्ष की शुभकामनाएं और धन्यवाद आपको अपने प्रोग्राम पे लाने के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस ख्याल से कि भारत की जो मारक क्षमता है, जो कि दूर दराज के जगहों में जाकर शिप्स को या जमीन के ऊपर के टारगेट्स को उड़ाने में सक्षम है। और सबसे बड़ी बात यह है नरेंद्र जी कि यह भारत में बना हुआ है जी। और करीब करीब जितने वेपन सिस्टम्स हैं वो सारे भारतीय हैं। और जो इसमें जो मीडियम रेंज गन है वो BHEL का बनाया हुआ है। जो टॉर्पीडो ट्यूब्स है वो L&T की बनाई हुई है। जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल ब्रह्मोस जिसकी आपने चर्चा की, अपनी सुना आपने, वो भी ब्रह्मोस कंपनी जो भारतवर्ष की कंपनी DRDO और रूस के साथ मिलकर बना हुआ है। तो ये हमारे देश का अब इस श्रेणी में जो 3-4 जहाज हैं वो सबसे सक्षम और सबसे ताकतवर जहाज है। और मैं ये भी कहूँगा कि इसके टक्कर के जहाज अभी हमारे ख्याल से अमेरिकी नेवी में भी कोई नहीं है। इतनी पावरफुल है, 30 नॉट की गति से जा सकता है, सबमरीन को पकड़ सकता है, हवा में उड़ने वाले मिसाइल या एयरक्राफ्ट को 70 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी पर ये मार सकता है। तो हर तरह की क्षमता है इसमें और हमारे देश को इसका बहुत ही गर्व होना चाहिए।
सर, महत्वपूर्ण चीज़ ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि आखिर बदलता क्या है जब इस प्रकार का इतना स्वदेश निर्मित, इतनी क्षमताओं के साथ सुसज्जित जब इतना बड़ा युद्धपोत भारतीय नौसेना को मिलता है तो उसकी क्षमताएं बढ़ती कैसे हैं? क्या कुछ बदलता है इस पूरे समंदर में जब एक नया सिकंदर भारत के बेड़े में शामिल होता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने अरविंद जी। देखिए, ये हमारा समुद्री क्षेत्र जो है, अगर आप अपने पेनिनसुला के बीच में खड़े हो जाए तो वो 1500 किलोमीटर बाईं तरफ और 1500 किलोमीटर दाहिनी तरफ, मतलब ये कि 3000 किलोमीटर की जो वो एक डायमीटर है, उसमें समुद्री सुरक्षा प्रदान करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। हमारे हवाई जहाज, हमारे शिप्स, हमारे सबमरीन्स 24 घंटे 365 दिन इन चारों क्षेत्रों में डिप्लॉयड रहते हैं। तो इसलिए अगर हमें प्रेशर थोड़ा कम करना है तो हमें उतने युद्धपोतों की जरूरत होती है। अभी आपने देखा 2-3 दिन पहले हमला में, ड्रोन हमले में और मिसाइल हमले में एक जहाज बहुत क्षतिग्रस्त हुआ, 2 जहाज को चोट लगी, लोग बच गए, लेकिन उसमें भारतीय सामान था और भारतीय नागरिक वहां के उसके क्रू थे। तो इस तरह की गतिविधियां होती रहेंगी और अब ये आवश्यक हो जाएगा कि हमारे ये जो तेल वाहक पोत हैं या जो हमारे ट्रेड के शिप्स हैं, ऐसी जगहों पे जहां संकीर्ण रास्तों से आ रहे हैं, वो एक लाइन में एक कॉन्वॉय में आए और ऐसे डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट जो है वो उनको स्कॉट करें, ताकि अगर उनके ऊपर कोई मिसाइल से हमला हो तो ये जहाज जो है उस मिसाइल को मारकर गिरा सके, या कोई ड्रोन आए तो बहुत तेज गति से फायर करने वाले इनके पास गन्स हैं जो कि 3000 राउंड्स प्रति मिनट के हिसाब से फायर करते हैं। तो उसकी अगर बौछार कर दी जाए तो कई ड्रोन्स को वो एक साथ मार गिराते हैं। तो ये शक्ति को प्रदान करता है और हमारी क्षमता जो है वो दूर दूर तक, अब हम बहुत दूर तक डिप्लॉय कर सकेंगे, जहाजों को बीच में बुलाकर उसमें ईंधन वगैरह डाल के, तो उस पीरियड में भी हमें उसको मेंटेन करना है, तो हमें नंबर्स की जरूरत है। तो ये नंबर्स को बढ़ाता है और चित्र बढ़ाता है। सर, प्रधानमंत्री जी के शब्दों में अगर कहें तो वो कहते हैं कि शांति की पहली शर्त शक्ति ही है, और भारत लगातार अपनी शक्ति जो है या सामर्थ्य जो है वो बढ़ा रहा है, और इसका एक तरीके से क्षेत्र में शांति स्थापना में भी एक बड़ा योगदान है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? भारत लगातार जिस प्रकार से पूरे नौवहन के क्षेत्र में या नौसेना के क्षेत्र में अगर हम बात करें अपनी ये कोशिशें तेज कर रहा है, उसका कितना फायदा इस पूरे क्षेत्र में है? आपने बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा है। उनको इनकी नब्ज जो है वो नौसेना की समझ में आ गई है। हमारे यहाँ अंग्रेजी में कहते हैं यू शुड बी पावरफुल टू डेटर द एनिमी। आप इतने शक्तिशाली हो जाएं कि दुश्मन आपके ऊपर आंख उठाने की हिम्मत ना करे। तो उसके लिए ये पावर होना बहुत जरूरी है जी। और ये पावर जो है वो ये हमारे युद्धपोतों से समुद्र में आता है, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से आता है, हमारे सबमरीन से आता है, हमारी मिसाइलों से आता है जी। तो कोई भी हमें कोई क्षति पहुंचाने की अगर सोचेगा तो उसको 10 बार सोचना पड़ेगा कि उसका कितना नुकसान होने वाला है। बिल्कुल सर, जी बिल्कुल ठीक। जी सर, वक्त खत्म हो रहा है। एक छोटा सा जवाब, क्योंकि INS इम्फाल नाम भी अपने आप में एक भारत श्रेष्ठ भारत की मिसाल है और पहली बार नॉर्थ ईस्ट के किसी शहर या किसी क्षेत्र पे एक नाम पड़ा है, ये भी अपने आप में कितना यूनिक। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम लोग शहर के नाम पर और कैपिटल्स के नाम पे हम लोग जहाज बनाते हैं, लेकिन ये पहली बार अपने उत्तर पूर्व के एक वेरी इंपॉर्टेंट राज्य मणिपुर के कैपिटल के नाम पर दिया गया है। तो उस हिसाब से समझिए ये भारत की विविधता में एकता जो है उसको भी दर्शाती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया एडमिरल सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का RC एंड सन्स वाला कालांतर। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं।
और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है? टेलीमानस के 14416 पर कॉल कर गुस्से पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। और ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से सनातन विरोधी बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। स्वामी प्रसाद ने हिंदू धर्म और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है, लेकिन सपा इसे उनका निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी डीएमके और कांग्रेस के कई नेता सनातन और हिंदू धर्म विरोधी बयान देते रहे हैं, जिसको लेकर भी भाजपा बेहद मुखर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर अपने विवादित बयान के कारण भाजपा के निशाने पर हैं। अक्सर अपने बयानों से विवादों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा बताया है। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत सनातन को खत्म नहीं कर सकती। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले या इंडी गठबंधन के कोई नेता बोले, धर्म का मतलब समझते ही नहीं कि उनका विचार ही बिल्कुल तुष्टीकरण के आधार पर है और वह तुष्टीकरण सिर्फ और सिर्फ सत्ता और वोट के लिए। पापियों का सर्वनाश तो कहते हैं ना, भगवान की जो लाठी होती है उसकी चोट दिखाई नहीं पड़ती है। जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। जैसे जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो कभी सनातन के विरोधी हो जाते हैं, कभी सनातन के समर्थक हो जाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को भी आडंबर माना था। सपा मुखिया अखिलेश यादव चुप हैं, लेकिन पार्टी मौर्य को चेतावनी दिए जाने का दावा करती है। वहीं सपा सांसद डिम्पल यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को निजी बताते हुए मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश करती दिखाई दे रही हैं। बोला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि ये उनके व्यक्तिगत विचार है, ये पार्टी की सोच नहीं है। मानना है कि जो उनकी राय है ये सिर्फ उन्हीं की राय है, समाजवादी पार्टी की उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन भाजपा पूछ रही है कि आखिर सनातन की सहनशीलता को लेकर इतनी भद्दी सियासत क्यों हो रही है। इस तरह का बयान देने वाला वो तो एक तो इंसान हो नहीं सकता। हिंदू धर्म क्या आजकल नहीं आया है, हजारों साल से हिंदू धर्म भारत में है। और मैं समझता हूँ इन लोग गठबंधन या जो भी कोई इस तरह का ये करेंगे, मस्ती करेंगे, उनको भुगतना पड़ेगा। ये जो इंडी अलायंस के लोग हैं, इनको सनातन का अपमान करना, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों का अपमान करना इनका फैशन बन गया है। मेरा विश्वास है कि 2024 में इनको देश की जनता विरोध करने लायक भी नहीं छोड़ेगी। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस से लेकर दूसरे मुद्दों पर विवादित बयान दे चुके हैं। सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं बल्कि विपक्षी गठबंधन के कई नेता लगातार सनातन को निशाना बनाते आ रहे हैं।
संसद के शीतकालीन सत्र में डीएमके सांसद सेंथिल कुमार का विवादास्पद बयान चर्चा में था। गाय और गंगा सनातन संस्कृति की भावना से जुड़ी है, लेकिन डीएमके नेता उदयनिधि इसे सनातन की बीमारी बताते हैं और इसे खत्म करने का प्रण लेते हैं। लेकिन मोहब्बत की दुकान से बेची जा रही नफरत की सामग्री पर पूरा विपक्ष खामोश क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक और अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जोर शोर से तैयारियां जारी हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक रूप से तमाम दल इसे अपने अपने हिसाब से नफा नुकसान के तराजू पर तौल रहे हैं। लेफ्ट पार्टियों के नेताओं ने कार्यक्रम का आमंत्रण मिलने के बाद भी कार्यक्रम में नहीं जाने की बात कही है, जिसके बाद भाजपा ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया है। उधर सपा के एक और सांसद ने भी कार्यक्रम को लेकर विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद से राजनीति गर्मा गई है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ राम भक्तों को जहां 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है, तो वहीं सियासत की भावना के कुछ अलग सुर भी सुनाई दे रहे हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर अक्सर भाजपा पर निशाना साधने वाला विपक्ष समारोह में अपनी उपस्थिति को लेकर ऊहापोह की स्थिति में दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ दलों ने तो समारोह से दूरी बनाए रखने का ऐलान भी कर दिया है। सीपीएम ने तो निमंत्रण मिलने के बावजूद समारोह में न जाने का फैसला किया है। हमारी पार्टी नहीं जाएगी, हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है और इसके पीछे हमारी एक बुनियादी समझ है। हालांकि धार्मिक भावनाओं की हम पूरे कदर करते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होने की जगह उसकी राजनीतिकरण जो हो रही है इस पूरी की पूरी इनॉग्रेशन के लिए, उससे हमारी ये आपत्तिजनक, इसलिए हम वहाँ पे भाग नहीं लेंगे। भाजपा ने पलटवार करते हुए इसे भगवान राम का अपमान बताया है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि वैसे तो निमंत्रण तो सभी को भेजे गए हैं, लेकिन आएंगे वही जिन्हें भगवान राम ने बुलाया है। मेरे को तो इसमें कोई बहुत अचंभा करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने सबको न्योता दिया है, लेकिन पहुंचेंगे वही जिन्हें राम ने बुलाया है। को आना ही नहीं है तो उनको पॉलिटिसाइज शब्द से नफरत नहीं है, उनको नफरत है भगवान राम के उस मंदिर से। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने माकपा नेताओं पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा, जिनका नाम सीताराम नहीं जाएंगे अयोध्या धाम। राजनीतिक विरोध तो समझ आता है, किंतु अपने नाम से भी इतनी घृणा किसी को हो वो तो कम्युनिस्ट ही हो सकता है। द्वेष राम से या स्वयं के नाम से बताना तो बनता है। वहीं सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सीपीएम के सुर में सुर मिलाते हुए कार्यक्रम में जाने के बजाय दुआ करने की बात कहकर राम मंदिर पर राजनीतिक बयानबाजी को और हवा दे दी है। विपक्षी दल अपने राजनीतिक गुड़ा गणित को तरजीह देते हुए 22 जनवरी को होने जा रहे आस्था के महापर्व से पहले राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का आरसी एंड सन्स वाला कालांतर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्सिलॉन मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग एप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत एप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ।
आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद अब आपको खबर दिखाते हैं अयोध्या से। बाईस जनवरी को राम मंदिर में भगवान श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले लगातार जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। यहां बड़ी संख्या में आने वाले मेहमानों और श्रद्धालुओं के लिए तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं, तो आम लोग भी वहां पहुंचकर इन तैयारियों में अपनी अपनी तरह से योगदान दे रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरा देश उत्साहित है। इससे भगवान राम की एक झलक पाने के लिए अभी से देश दुनिया के श्रद्धालु उमड़ने शुरू हो चुके हैं। पूरी अयोध्या नगरी राममय हो चुकी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। श्रद्धालु अयोध्या में कम से कम 1 सप्ताह रुक सकेंगे, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। इसी क्रम में अयोध्या में 6 स्थानों पर टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। ये टेंट सिटी आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगी। ब्रह्मकुंड अयोध्या में इस टेंट सिटी को बनाया गया है जो समस्त 5 स्टार सुविधाओं से लैस है। 30 लोगों के रुकने की व्यवस्था करने वाली यह टेंट सिटी अयोध्या में 22 तारीख को जो खास लोग आएंगे जिन्हें सुरक्षा कारणों से भी ज़रूरत होती है, और इसके अलावा ये 5 स्टार टेंट सिटी जो है यहाँ पर उन खास लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में चलाए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने सरयू घाट और राम की पैड़ी पर सफाई कर्मियों के साथ हाथ बटाया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि तैयारी ऐसी अद्भुत की मानो श्री राम की नगरी अयोध्या का प्राचीन वैभव दोबारा लौट रहा है। सब लोग मिलकर के स्वच्छता के अभियान में लगे हुए हैं। 30 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अयोध्या में जो श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन करेंगे। यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वो भी भव्य और दिव्य बना है, वह भी जनता को सौंपने का काम करेंगे। राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर दुनिया भर के राम भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हर कोई अपनी तरफ से भगवान श्री राम के मंदिर के लिए कुछ न कुछ भेंट करने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ के एक सब्जी विक्रेता ने राम मंदिर के लिए एक खास घड़ी बनाई है। अनिल कुमार साहू ने राम मंदिर, अयोध्या जंक्शन और हनुमानगढ़ी मंदिर के एक पेटेंट विश्व घड़ी समर्पित की है जो एक साथ 9 देशों का समय दिखाती है। घड़ी एक है, सुई एक है, और वही सुई मिनट और घंटा दोनों बताती है, और एक साथ आप 9 देशों का समय देख सकते हैं। और अब तक पूरी दुनिया में ऐसी कोई घड़ी नहीं बनी है। बता दें कि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख सुनिश्चित की गई है। इस तिथि का पूरी दुनिया के राम भक्तों और श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार है। कार्यक्रम के लिए साधु संतों के साथ ही देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले कई प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया है। आशुतोष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। वो खबर दिल्ली से। दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास के पास बम धमाके की खबर के बाद दिल्ली पुलिस वहां पर सघन जांच कर रही है।
स्पेशल सेल के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। धमाका हल्के किस्म का था और उससे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने इजरायल एम्बेसी के पास हुए बम धमाके वाली जगह का जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। इस समय हम इजरायल एम्बेसी के बैक साइड में हैं और आप यहाँ देखें, ये इजरायल एम्बेसी का बैक साइड है और शाम के समय इजरायल एम्बेसी के पास एक धमाके की जो खबर है वो आई थी। आपको बताते हैं कि ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ कहीं धमाका हुआ था और उसकी जो आवाज़ है वो आई थी और पेड़ के आसपास जो धुआं है वो भी दिखाई यहाँ पर दिया था जो चश्मदीद थे। और उसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यहाँ पर पहुँच गई है। हालांकि ये ज़रूर पता लगा है कि धमाका हल्का था और उसकी वजह से कोई जो नुकसान है वो देखने को नहीं मिला था। हालांकि पुलिस को अभी तक कुछ मिला नहीं है, लेकिन जो पुलिस है वो अभी भी लगातार जो जांच है वो कर रही है और स्पेशल सेल के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हर इलाके की कोने कोने तक छानबीन की जा रही है ताकि पता लगाया सके कि आखिर वो धमाके की आवाज़ किस कारण से आई थी। ये ज़रूर पता लगा है कि वो कोई बहुत बड़ा नहीं, हल्का धमाका था, लेकिन वो धमाका किस वजह से हुआ है इसकी जांच स्पेशल सेल की टीम कर रही है। कैमरामैन आलोक के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। पीएम मोदी पूरी दुनिया में पहले ऐसे नेता बन गए हैं जिनके यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और इस मामले में वो विश्व के किसी भी अन्य नेता की तुलना में काफ़ी आगे निकल चुके हैं। पीएम मोदी का नरेंद्र मोदी के नाम से यूट्यूब चैनल है जो व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के मामले में अपने समकक्षों से बहुत आगे बढ़ गया है। पीएम मोदी के यूट्यूब चैनल पर कुल 450 करोड़ व्यूज़ हैं। पिछले साल फरवरी में मोदी के चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई थी। इस तरह पीएम नरेंद्र मोदी यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स पाने वाले पहले वैश्विक नेता बन गए हैं और दुनिया के अन्य तमाम जो नेता हैं उनके मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी की ये जो संख्या है सब्सक्राइबर्स की, व्यूअर्स की, वो बहुत ज़्यादा है। ये दिखाती है कि उनके प्रति लोगों का स्वीकार्यता कितनी ज़्यादा है विश्व के तमाम अन्य नेताओं के मुकाबले। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिहाज से देखा जाए तो देश दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी की को देखने, उनके बारे में जानने को लेकर जो उत्साह या कहा जाए जो एक लोगों के अंदर एक कोशिश होती है वो लगातार देखने को मिल रही है। और फिलहाल न्यूज़ नाइट में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। गुजरात में सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नवनिर्मित टर्मिनल पर घरेलू उड़ानों का परिचालन सोमवार से शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर को टर्मिनल का उद्घाटन किया था। देश की पहली अमृत भारत ट्रेन 30 दिसंबर को अयोध्या से दिल्ली के लिए रवाना होगी। वंदे भारत ट्रेन की तर्ज पर डिजाइन यह देश की पहली पुल पुश ट्रेन है जिसमें 2 इंजन लगेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री ने बताया कि इसमें मौजूद परमानेंट कपलर्स से यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के झटके नहीं लगते। यूपी के 43 जिलों के पानी में फ्लोराइड की मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सहित देश में 469 जिलों में फ्लोराइड और 230 जिलों में आर्सेनिक की अधिकता मिली है। दिल्ली की सड़कों पर जल्द ही 56,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसमें पीडब्ल्यूडी के तहत आने वाली 1400 किलोमीटर सड़कों की टूट-फूट, गड्ढे आदि से लेकर सुरक्षा जैसे मामलों में मदद मिलेगी। सभी नाइट विजन बुलेट सीसीटीवी कैमरे होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी से पूरा शहर बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ है। ऐसे में पर्यटक भी घूमने के लिए गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। वहीं गुलमर्ग में पिछले 2 दिन से जमकर बर्फबारी हो रही है।